हेलो हेलो हेलो। हैप्पी छठ पूजा टू ऑल ऑफ यू। छठ मन ही रहा होगा, घाट का छिलाई हो रहा होगा, घाट साफ कर रहे होंगे आप, लेकिन सर उसके साथ साथ जिंदगी की भी सफाई जरूरी है, इसलिए आपको पढ़ना भी पड़ेगा। ठीक है, आइए हम लोग अपने इस घंटे के सेशन को अपने जीवन में जोड़े। और कल की क्लास हम नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन पर समाप्त किए थे। नाभिकीय संलयन का मतलब होता है दो हल्के परमाणुओं का जुटना, और नाभिकीय विखंडन का मतलब होता है एक भारी परमाणु का टूटना। नाभिकीय संलयन मतलब दो हल्के परमाणुओं का जुटना, और नाभिकीय विखंडन मतलब एक भारी परमाणु का टूटना। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा सर। तो नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन के बारे में हमने कहा था कि अगर नाभिकीय ध्यान दीजिएगा सर, पढ़ाई के अलावा कुछ नहीं सर, ना तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। नाभिकीय एक होता है संलयन, एक होता है विखंडन। संलयन में क्या होता है सर, दो हल्के परमाणु आपस में जुट जाते हैं और एक भारी परमाणु का निर्माण करते हैं, साथ में बहुत अधिक मात्रा में ऊष्मा निकलती है। और विखंडन में क्या होता है, एक भारी परमाणु जो है दो हल्के परमाणुओं में टूट जाते हैं और साथ में बहुत अधिक मात्रा में ऊष्मा निकलती है। यह नियंत्रित भी होता है, अनियंत्रित भी होता है। अनियंत्रित जितना भी बम है वो सब अनियंत्रित, जितना भी बम है वो क्या है, अनियंत्रित नाभिकीय संलयन या विखंडन। कहेगा हाइड्रोजन, अगर इसके एग्जांपल्स की बात करोगे तो नाभिकीय संलयन का एग्जांपल हो गया सूर्य और तारों की ऊष्मा, सूर्य एंड तारा। नाभिकीय संलयन का दूसरा एग्जांपल हो गया हाइड्रोजन बम। यहां हो गया विखंडन में, तो इसका एग्जांपल हो गया परमाणु बम, परमाणु बम या अणुबम इसी को कहते हैं। और दूसरा हो गया सर नाभिकीय रिएक्टर, नाभिकीय रिएक्टर। देखिए संलयन की अगर हम बात करें तो इसमें सूर्य और तारा की ऊष्मा, हाइड्रोजन बम। विखंडन की अगर हम बात करें परमाणु बम या नाभिकीय रिएक्टर, परमाणु बम या नाभिकीय रिएक्टर। तो जितना भी बम है, चाहे ये बम हो या ये बम हो, ये अनियंत्रित नाभिकीय संलयन या विखंडन है। और हमने कहा था सर कि संलयन में जो है 1000 गुना अधिक ऊष्मा निकलता है, यानी संलयन में अधिक ऊर्जा निकलता है जबकि विखंडन में कम निकलता है। यहां तक हम लोग पढ़ चुके थे। अब ध्यान दीजिएगा सर, परमाणु बम के बारे में हमने पढ़ा था कि परमाणु बम का निर्माण जो है यह अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन है, अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया पर आधारित है। उसके बाद आप आ जाइए पोखरण, जानते हैं सर, पोखरण का नाम सुने हैं सर। पोखरण में भारत ने पहला परमाणु परीक्षण 1974 ईस्वी में पहला परमाणु परीक्षण आयोजित किया था। पूछा है कहां पर किया सर, पोखरण में भारत ने पहला परमाणु परीक्षण किया था कितने ईस्वी में, आजादी के बाद 1974 ईस्वी में। कितने ईस्वी में सर, 1974 में। और अगर हम परमाणु बम की बात करें तो परमाणु बम में यूरेनियम और प्लूटोनियम का मेनली उपयोग होता है। किसका किसका उपयोग होता है सर, परमाणु बम में यूरेनियम और प्लूटोनियम का उपयोग होता है। परमाणु बम में किसका उपयोग होता है, यूरेनियम और प्लूटोनियम का। परमाणु बम जो पहला बना था सर, वो पहला परमाणु बम गिराया गया था 18 मई 1974 को भारत ने पहला परमाणु परीक्षण किया था, जो कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। पहला परमाणु बम गिराया गया था, आपको याद होगा सर, जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर, उस पर भी बात करेंगे। आपको क्वेश्चन ये पूछता है कि पहला परमाणु परीक्षण भारत में कब हुआ, कहेंगे 1974 को, 18 मई 1974 को। कितना को सर, और उसका नाम क्या दिया गया, उसका नाम दिया गया सर मुस्कुराते बुद्धा, स्माइलिंग बुद्धा के नाम से जाना गया। भारत ने जो पहला परमाणु परीक्षण किया वो 18 मई 1974 को स्माइलिंग बुद्धा के नाम से जाना गया। पहला परमाणु परीक्षण पोखरण में हुआ था 1974 में। आजादी के बाद पहली बार भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण किया था 1974 में पोखरण में, जिसका नाम स्माइलिंग बुद्धा, मुस्कुराता हुआ बुद्धा रखा गया था। वैसा बुद्धा
जब गिरेगा तो मां कसम सबकी मुस्कान छीन लेगा। कहते हैं पोखरण में 1974 ईस्वी में पहला परमाणु परीक्षण आयोजित किया गया। परमाणु बम बनाने में यूरेनियम 92 235 या प्लूटोनियम 94 239 की आवश्यकता होती है। भारत में 18 मई 1974 ईस्वी में पहला परमाणु परीक्षण किया गया था, जिसे मुस्कुराते बुद्धा, स्माइलिंग बुद्धा के नाम दिया गया। जिसे क्या नाम दिया गया सर? स्माइलिंग बुद्धा का नाम दिया गया। अब ध्यान दीजिएगा, अब ये पोखरण है कहां? राजस्थान के जैसलमेर जिले में। कहां पर है सर? राजस्थान के जैसलमेर जिले में है, जहां पर हमने 18 मई 1974 को पहला परमाणु परीक्षण किया था। भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण 18 मई 1974 को राजस्थान के कहां पर? जैसलमेर जिले के पोखरण नामक स्थान पर किया था। अब सर ध्यान दीजिएगा, 6 अगस्त 1945 को पहला परमाणु बम का जो परीक्षण हुआ, जो गिराया गया था, भारत ने 18 मई 1974 को किया। कहां? राजस्थान के पोखरण में, जो जैसलमेर जिले में आता है। राजस्थान में जैसलमेर नाम का एक जिला है, जहां पोखरण नाम का एक जगह है, जहां पर भारत ने 1974 में पहला परमाणु परीक्षण किया। लेकिन 1945 में सर पहला परमाणु बम गिरा दिया गया था। 6 अगस्त 1945 को पहला परमाणु बम गिराया गया था। अगर हम पहले परमाणु बम की बात करें सर, परमाणु बम जो पहला गिराया गया था सर, और फिर दूसरा, पहला गिराया गया था 6 अगस्त 1945 को, और दूसरा गिराया गया था 9 अगस्त 1945 को। यह गिराया गया था सर हिरोशिमा पर, और ई गिराया गया था सर नागासाकी पर। ई गिराया गया था हिरोशिमा पर, और ई गिराया गया था कहां पर? नागासाकी पर। इसका नाम रखा गया था लिटिल बॉय, और इसका नाम रखा गया था फैट मैन। देखो, पहला जब गिराया गया ना, तो इसका नाम लिटिल बॉय रख दिया गया। और लिटिल बॉय अगर रखा तो कहा ये छोटा बच्चा है, लेकिन इसका प्रकोप देखकर दूसरे का नाम मोटा बच्चा रख दिया गया, मोटा आदमी रख दिया गया। पहला का नाम था लिटिल बॉय, क्योंकि बहुत कम मात्रा में होता है सर। E बराबर mc² पर परमाणु बम काम करता है। 1 किलोग्राम अगर यूरेनियम दोगे ना, मात्र m का मान 1 किलोग्राम दोगे, और C 3 गुना 10 पर पावर 8 है, एक स्क्वायर कर दोगे तो हो जाएगा 9 गुना 10 पर पावर 16 जूल। 10 पर पावर 5 होगा तो 1 लाख हो जाएगा, 6 होगा तो 10 लाख होगा, 7 होगा तो 1 करोड़ होगा, 8 होगा तो 10 करोड़ होगा, और 10 टू पावर 16 है, और गुना 9 है, यानी कम से कम 5000 ट्रक कोयला जलाओगे ना, तो 1 किलोग्राम यूरेनियम के विस्फोट के बराबर ऊर्जा निकलेगा। एगो परमाणु बम फूटेगा न चला तो 1 करोड़ डिग्री सी टेम्परेचर जनरेट होता है। 1600 डिग्री सी, 1700 डिग्री सी पर तो स्टील पिघल जाता है, 3700 डिग्री सी पर तो टंगस्टन पिघल जाता है। 1 करोड़ डिग्री सी टेम्परेचर जनरेट होगा, सोच लो की हो। अगर परमाणु बम फटा तो 1 करोड़ डिग्री सी टेम्परेचर जनरेट होगा। 1700 डिग्री सेंटीग्रेड पर स्टील पिघल जाता है, और हार्डेंड मटेरियल जो टंगस्टन है उस 3700 डिग्री सी पर पिघल जाता है। परमाणु बम फटेगा तो 1 करोड़ डिग्री सी टेम्परेचर जनरेट। 1 किलोग्राम का अगर परमाणु बम होगा तो 5000 ट्रक कोयला जलाने पर जितनी ऊष्मा निकलती है उतनी ऊष्मा निकलेगी। इसीलिए लोग परमाणु बम से डरता है। पहला परमाणु बम कहां गिराया गया था सर? 6 अगस्त 1945 को। हमने परीक्षण किया सर 18 मई 1974 को। हमने परीक्षण किया 18 मई 1974 को। पहला परमाणु बम 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा, जिसका नाम था लिटिल बॉय, और दूसरा गिराया गया 9 अगस्त 1945 नागासाकी, जिसका नाम था फैट मैन। पढ़िए, कहता है प्रथम परमाणु बम लिटिल बॉय अमेरिका द्वारा 6 अगस्त 1945 को जापान के हिरोशिमा शहर पर, तथा दूसरा परमाणु बम फैट मैन अमेरिका द्वारा 9 अगस्त 1945 को जापान के नागासाकी शहर पर गिराया गया था। हिरोशिमा पर जो गिराया गया था उसमें क्या था सर? तो कभी कोई क्वेश्चन पूछता है हिरोशिमा पर जो गिराया गया था उसमें क्या था, तो कहेंगे यूरेनियम था, और कहेगा नागासाकी पर जो गिराया गया उसमें क्या था, तो कहेंगे प्लूटोनियम था।
हिरोशिमा में जो गिराया गया उसको हम क्या कहते हैं सर? उसमें क्या था? यूरेनियम। और नागासाकी में जो गिराया गया उसमें क्या था? प्लूटोनियम। ठीक है, हिरोशिमा यूरेनियम, नागासाकी प्लूटोनियम। क्लियर? हमने पहला परमाणु परीक्षण कब किया? राजस्थान के जैसलमेर जिले के पोखरन नामक जगह पर 18 मई 1974 को, जबकि पहला परमाणु बम गिरा दिया गया था। परीक्षण को छोड़ो, बम गिरा दिया गया था 1945 में अमेरिका के द्वारा, 6 अगस्त और 9 अगस्त को 1945 में। आप देखिएगा सर, एक है न्यूट्रॉन बम। कौन बम सर? न्यूट्रॉन बम। इन न्यूट्रॉन बम ना अमेरिका ने बनाया था। 20 वर्ष के कठोर परिश्रम के बाद सन 1977 ईस्वी में अमेरिका ने न्यूट्रॉन बम का आविष्कार किया। इससे पता है फायदा क्या होता है? अगर न्यूट्रॉन बम आप गिरा देते हैं, इमारतों को नुकसान नहीं होगा, सारे जीव जंतु मर जाएंगे। आपके यहाँ मास्टर, तो बड़ा अजीब है। जैसे मान लो हमको अमेरिका का सिर्फ हमको मान लो पाकिस्तान में हम चाहते हैं कि सब मर जाए, खाली घर द्वार जैसन है वैसने रहे, फिर हम लोग जाकर रहने लगे। तो हाइड्रोजन बम से काम नहीं चलेगा, परमाणु बम से काम नहीं चलेगा, वो सबको धज्जी धज्जी उड़ा देगा। ईटा जो है ना वो नदी के समान गल के बहने लगेगा, नदी के पानी के समान। उसके लिए हम अगर चाहते हैं कि सब जीव जंतु मर जाए, सब आदमी तादमी सब मर जाए, घर द्वार जैसे के तैसे रहे, ये होगा न्यूट्रॉन बम से, सारे जीव जंतु मर जाएंगे। इसीलिए तो सर अमेरिका को सुपर पावर कहा जाता है। कहा जाता है कि उसके पास न्यूट्रॉन बम है, जब जहां मारेगा उसके सारे जीव जंतुओं को मार दे। और 20 वर्षों के कठोर परिश्रम के बाद सन 1977 में, 1974 में हम लोग परमाणु बम बना रहे थे, तब तक वो न्यूट्रॉन बम बना के कितना स्टेप आगे चला गया। गौर फरमाइएगा। न्यूट्रॉन बम लगभग 20 वर्षों के परीक्षण तथा प्रयोग के उपरांत अमेरिका ने सन 1977 ईस्वी में इस बम का निर्माण किया था। इस बम द्वारा जीवों तथा मनुष्यों का नाश हो जाता है, लेकिन इमारतों को कोई नुकसान नहीं पहुंचता। लेकिन इमारतों को सर कोई नुकसान नहीं पहुंचता। ठीक है, इमारतों को कोई नुकसान नहीं पहुंचता। कौन बम से? न्यूट्रॉन बम से, जो गिराया गया जो बनाया गया कितने में? 1977 ईस्वी में अमेरिका के द्वारा। अब आते हैं सर, हमने तुमको कहा था, ध्यान देना, कि अगर हम बात करें परमाणु संलयन की और परमाणु विखंडन की, परमाणु संलयन और परमाणु विखंडन की, अगर परमाणु संलयन की हम बात करें तो इसमें हाइड्रोजन बम आता है। इसमें कौन बम आता है? चला, हाइड्रोजन बम। इसमें आता है परमाणु बम। इसमें आता है क्या? परमाणु बम। इसमें आता है क्या? परमाणु बम। सर इसमें 1000 गुना अधिक ऊष्मा निकलता है हाइड्रोजन बम। क्यों निकलता है? क्योंकि यह संलयन अभिक्रिया है। यूरेनियम का नाम सुने हो सर? यूरेनियम चांदी जैसा सफेद होता है, और यूरेनियम का एक अयस्क है पिंच ब्लेड, थोरियम का एक अयस्क है मोनोजाइट। यूरेनियम का कौन सा अयस्क है सर? पिंच ब्लेड, और थोरियम का एक अयस्क है मोनोजाइट। यूरेनियम का पिंच ब्लेड, थोरियम का मोनोजाइट। यूरेनियम का कलर कहेगा कैसा होता है? चांदी जैसा सफेद होता है। कैसा सफेद होता है सर? चांदी जैसा सफेद होता है। और ये हम कह सकते हैं कि हाइड्रोजन बम की जो ऊष्मा होगी वो परमाणु बम के लगभग 1000 गुने के बराबर होती है। अब ध्यान दीजिएगा, सबसे अधिक कहेगा, सबसे अधिक अगर आपको कहेगा प्रकृति में कौन पाया जाता है,
तो कहेंगे सबसे अधिक प्रकृति में यूरेनियम 235 की 238, तो कहेंगे सबसे अधिक प्रकृति में पाया जाता है सर यूरेनियम 238। सबसे अधिक प्रकृति में कौन पाया जाता है? यूरेनियम 238। हाँ सर, बुक बैंक का ऑर्डर बंद है, बुक बैंक पे अभी ऑर्डर नहीं ले रहे हैं, इसलिए सर आउट ऑफ स्टॉक हो गया है, न छप रहा है और ना ही हम डिलीवर कर पाएंगे अभी छुट्टी में। आप हमको झूठ मूठ का गरियाइएगा। आप जितना बुक लोग ऑर्डर किए थे डिलीवर हो चुका है। अब पोस्ट ऑफिस में 1-2 दिन का लेट होगा, चूंकि छठ है, तो 3 से 4 दिन में सर सबके पास बुक पहुंच जाएगा। यूरेनियम 238 की अगर हम बात करें, यह प्रकृति में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला रेडियो सक्रिय पदार्थ, सबसे ज्यादा। तो गौर फरमाइएगा सर। कहते हैं हाइड्रोजन बम परमाणु बम की अपेक्षा, हाइड्रोजन बम परमाणु बम की अपेक्षा 1000 गुना शक्तिशाली होता है। हाइड्रोजन बम परमाणु बम की अपेक्षा कितना गुना अधिक शक्तिशाली होता है? 1000। कौन? हाइड्रोजन बम शक्तिशाली होता है। उसके बाद कहता है यूरेनियम 92-238 की अगर हम बात करें, यह चांदी जैसा सफेद होता है, इसका अयस्क है पिंच ब्लेड, और इसमें यूरेनियम 238 प्रकृति में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं। सबसे अधिक मात्रा में अगर कोई पाया जाता है तो वो है यूरेनियम 238, सबसे अधिक मात्रा में। कौन? यूरेनियम 238। कैसा होता है? चांदी जैसा सफेद, इसका अयस्क पिंच ब्लेड है। अब आ जाइए सर, यूरेनियम 235 की बात करते हैं। नाभिकीय ईंधन में जो हम लोग सर प्रयोग करते हैं, ध्यान दीजिएगा, नाभिकीय ईंधन देखिए, वैसे पाया जाता है प्रकृति में सबसे ज्यादा 238, लेकिन हमारे लिए सुटेबल होता है सर 235। आप कहिएगा क्यों सुटेबल होता है सर 235? हम कहेंगे सर 235 ही सुटेबल क्यों होता है? क्योंकि सर इसको हम समृद्ध यूरेनियम के नाम से जानते हैं, आगे हम लोग पढ़ेंगे। समृद्ध यूरेनियम इसलिए क्योंकि एकदम धीरे से भी इस पर अगर न्यूट्रॉन की बमबारी आप कीजिएगा तो इसका नाभिकीय विखंडन हो जाएगा, जबकि 238 में ऐसा नहीं। और ये जो 235 आंसर ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है बहुत ज्यादा, इसलिए वो लोग इतना छोटा देश होते हुए भी इतना अमीर है, क्योंकि यूरेनियम 235 है, वहां पर वो खूब अधिक मात्रा में सर इसका सप्लाई करता है। हमारे भारत में सर थोरियम है, ऑस्ट्रेलिया वगैरह में सर यूरेनियम 235 है। तो इतना कम, इतना भी रहेगा ना तो उसको इतना दाम मिल जाता है सर, समझिए कि इतना यूरेनियम अगर मिल जाए तो आधा बिहार उड़ा दिया जाएगा। तो तुम सोच लो, इसलिए वो लोग ऑस्ट्रेलिया वाले लोग इतना छोटा जगह होकर के भी इतना ज्यादा सर अमीर है वो लोग, पर कैपिटा इनकम वहां ज्यादा है। तो कहते हैं नाभिकीय ईंधन में यूरेनियम 235 का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं सर? 235 का। और हिरोशिमा पर जो गिराया गया था उसमें सर यूरेनियम था, और नागासाकी पर जो गिराया गया था, हम पहले भी बोल चुके हैं सर, नागासाकी पर जो गिराया गया था उसमें प्लूटोनियम था। नागासाकी पर जो गिराया गया था उसमें प्लूटोनियम था, हिरोशिमा पर जो गिराया गया था उसमें यूरेनियम था। और नाभिकीय ईंधन में जो हम लोग यूज करते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर में, किसका उपयोग करते हैं? यूरेनियम 235 का। और सबसे ज्यादा पाया जाता है कौन? 238। लेकिन प्रयोग हम लोग सबसे ज्यादा किसका करते हैं? 235 का। और हिरोशिमा पर गिराया गया था कौन? यूरेनियम। और नागासाकी पर गिराया गया था कौन? प्लूटोनियम। अब ध्यान दीजिएगा, कहता है यूरेनियम 235 विखंडनीय है, इसका उपयोग नाभिकीय ईंधन के रूप में होता है। इसका उपयोग नाभिकीय विखंडन में बमों को बनाने में किया जाता है। जापान के किसका उपयोग? यूरेनियम 235 का। जापान के हिरोशिमा और नागासाकी शहरों पर गिराए गए बम में क्रमशः यूरेनियम 235 तथा प्लूटोनियम 239 से बने हुए। किससे बने हुए थे सर? यूरेनियम 235 और प्लूटोनियम 239। ध्यान दीजिएगा, हिरोशिमा और नागा, यानी नागासाकी पर हो गया प्लूटोनियम 239, हिरोशिमा पर हो गया यूरेनियम 235। द नेक्स्ट, परमाणु रिएक्टर या नाभिकीय रिएक्टर, नाम तो सुना ही है।
इस सर परमाणु रिएक्टर और नाभिकीय रिएक्टर क्या है? हम सर बात करते हैं परमाणु रिएक्टर की। पहला परमाणु रिएक्टर जो है 1942 ईस्वी में सर एनरिको फर्मी ने बनाया था। पहला परमाणु रिएक्टर सन 1942 ईस्वी में एनरिको फर्मी ने बनाया था। कितना ईस्वी में? 1942 में। पहला परमाणु रिएक्टर सर एनरिको फर्मी ने कितना ईस्वी में बनाया था? 1942 में। और जो ये परमाणु रिएक्टर है सर, इसमें हम लोग करते क्या हैं? विद्युत पैदा करते हैं सर। विद्युत पैदा करने के लिए इसका उपयोग करते हैं। विद्युत पैदा करने के लिए इसका उपयोग करते हैं। 1942 में एनरिको फर्मी ने बनाया था पहला परमाणु रिएक्टर। इसका उपयोग करते हैं हम लोग विद्युत पैदा करने के लिए, न्यूक्लियर रिएक्टर जिसको आप कहते हैं। इसमें सर बताओ अनियंत्रित होगा कि नियंत्रित होगा? तो हम कहेंगे नियंत्रित होगा। क्यों अनियंत्रित होगा? तो बम न बन जाएगा। नियंत्रित नाभिकीय विखंडन होता है। नियंत्रित नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया होता है। ध्यान दीजिएगा। कहता है विद्युत पैदा करने के लिए हम लोग इसका उपयोग करते हैं। ये नियंत्रित नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया का उदाहरण। कैसा अभिक्रिया है सर? नियंत्रित नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया का उदाहरण। देखिए एक लड़का का फिजिक्स एक्टिवेट नहीं हुआ, उसका कीजिए तो फिजिक्स, बसंत कुमार का। नियंत्रित नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया का उदाहरण। अब सर नियंत्रित नाभिकीय विखंडन कैसे होता है? जैसे ये यूरेनियम है सर 92 235, इस पर जब आप एक न्यूट्रॉन से बम्बार्डमेंट करवाते हैं तो ये दो चीजों में टूट जाता है, एक बेरियम में और एक क्रिप्टन में, और साथ में बहुत अधिक मात्रा में ऊष्मा जनरेट करता है। ध्यान दीजिएगा। कहता है यूरेनियम 92 235 जो है, इस पर जब हम न्यूट्रॉन से अटैक करते हैं, बेरियम और क्रिप्टन में टूटता है, और साथ में 3 न्यूट्रॉन निकालता है और बहुत अधिक मात्रा में ऊष्मा निकालता है। अब इस 3 न्यूट्रॉन में हम लोग क्या करते हैं सर? 2 न्यूट्रॉन को अवशोषित कर लेते हैं और 1 न्यूट्रॉन से फिर बम्बार्डमेंट करवा देते हैं। जो 3 न्यूट्रॉन है इसमें 2 न्यूट्रॉन को अवशोषित करते हैं, क्योंकि अगर 1 न्यूट्रॉन से बम्बार्डमेंट करवाए तो 3 को निकला, तो तीनों से करवाएंगे तो 9 को निकल जाएगा, 9 से करवाएंगे 27 को निकल जाएगा। ये तो अनियंत्रित हो जाएगा, 27 से फिर 81 हो जाएगा। नहीं समझे? हमने आपको कहा कि यूरेनियम 92 235 है, यूरेनियम 92 235, 92 235, इस पर जब हम न्यूट्रॉन से अटैक करवाते हैं तो ये बेरियम और क्रिप्टन में टूट जाता है और 3 न्यूट्रॉन निकालता है और साथ में ऊष्मा निकलती है। ये जो ऊष्मा है ना, यही सर टरबाइन को चलाता है, जिसके कारण जनरेटर में बिजली पैदा होती है। ठीक है, अब देखिए यूरेनियम 92 235 पर न्यूट्रॉन से बम्बार्डमेंट करवाए, बेरियम और क्रिप्टन में बदला, साथ में 3 न्यूट्रॉन निकलेंगे। इस 3 न्यूट्रॉन में हमने 2 न्यूट्रॉन को अवशोषित कर लेना है, क्योंकि अगर ये तीनों एक किया अटैक तो 3 निकला, तो 3 करेगा तो 9 निकलेगा, 9 करेगा फिर 27 निकलेगा, 27 करेगा फिर 81 निकलेगा। इसमें से हम लोग 2 न्यूट्रॉन को अवशोषित कर लेते हैं। अब अवशोषित किससे करते हैं? वो होता है नियंत्रित छड़। नियंत्रित छड़, और वो नियंत्रित छड़ किसका होता है? बोरोन और कैडमियम का। सर ये जो 2 न्यूट्रॉन है इसको अवशोषित कर लेते हैं, जिसको हम नियंत्रित छड़ कहते हैं, और नियंत्रित छड़ बोरोन और कैडमियम का होता है। ये जो न्यूट्रॉन अटैक करता है इसको भी हम रोकते हैं, मंदित करते हैं। आई मंदित किसके द्वारा करते हैं सर? मंदक के द्वारा। मंदक कौन होता है सर? मंदक होता है D2O और ग्रेफाइट। हमने कहा सर
कि यूरेनियम 92-235 जब टूटता है, एक न्यूट्रॉन से हम अटैक करवाते हैं, 3 न्यूट्रॉन और प्लस उष्मा निकलता है। इस 3 से अब करवा देंगे तो ये परमाणु बम बन जाएगा। 3 से 9, 9 से 27, 27 से 81 हो जाएगा। हम लोग क्या करते हैं, 2 न्यूट्रॉन को अवशोषित कर लेते हैं नियंत्रित छड़ द्वारा, बोरोन और कैडमियम की छड़ होती है, और 1 न्यूट्रॉन से अटैक करते हैं, उसको भी धीमा कर देते हैं मंदक द्वारा। मंदक का उपयोग किसका उपयोग करते हैं हम लोग? D2 और ग्रेफाइट का, जो मंदित करता है, रोकता है। मंदक का काम केवल रोकना है, अवशोषित नहीं करता, और नियंत्रित छड़ का काम है न्यूट्रॉन को अवशोषित करना, यह मंदित नहीं करता। आप कहेगा नहीं समझे मास्टर साहब, फिर से समझिए। अगर मान लो ये यूरेनियम 92-235 है, इस पर हम 1 न्यूट्रॉन से अटैक करवाते हैं, ये बेरियम प्लस क्रिप्टन में टूटेगा, प्लस 3 न्यूट्रॉन प्लस उष्मा जनरेट करेगा, और ये 3 न्यूट्रॉन में हम 2 न्यूट्रॉन को अवशोषित कर लेंगे, क्योंकि अगर ये तीनों को आप छोड़ देते हैं तो ये अनियंत्रित हो जाएगा। अवशोषित किसके द्वारा करेंगे? तो ये नियंत्रित छड़ के द्वारा करेंगे, और ये नियंत्रित छड़ किसका होता है? तो ये बोरोन और कैडमियम का होता है। और यहां से 1 न्यूट्रॉन से यहां पर अटैक करवाएंगे। जब 1 न्यूट्रॉन से अटैक करवाएंगे तो इसको भी रोकेंगे, और रोकने का काम मंदक करेगा। अब मंदक का काम है न्यूट्रॉन को रोकना या मंदित करना, अवशोषित नहीं करता है, और इसके रूप में हम लोग किसका उपयोग करते हैं? D2 और ग्रेफाइट का उपयोग करते हैं। यही तो होता है सर। अब ये जो उष्मा निकलती है ये टरबाइन में चली जाती है, पानी को गर्म, बॉयलर में चली जाती है, बॉयलर के पानी को गर्म कर देती है। गर्म करने के बाद सर वो टरबाइन को चलाता है, टरबाइन को चलाने के बाद सर बिजली पैदा होता है। ठीक है, अब देखिए सर, एकदम आराम से। इसमें नेट है क्या? झारखंड वगैरह में सर बुक पहुंच चुका है ऑलरेडी। तेरी दुनिया ऑलरेडी सर वहां आपका बुक पहुंच चुका है, धीरे धीरे मिल जाएगा। न्यूक्लियर रिएक्टर, इसमें नेट है क्या? आईने में मैंने तुझको भुला दी। चला मन लगा के पढ़, ना तो मामला गड़बड़ा दे। तो छठ भी होगा, दिवाली भी होगी, लेकिन साथ साथ पढ़ाई भी होगी। कर चला। Good grammar and spelling are important. बहुत तरीके But if की you चलने want to लगा। write essays that inspire, messages that forward Nuclear reactor. देखो, In this video, we're going to learn इन न्यूक्लियर रिएक्टर में चला होता क्या है। nuclear reactors are the modern day devices extensively used. ध्यान से देखिए, अगर हम न्यूक्लियर रिएक्टर की बात करें, Nuclear reactors are the modern day devices extensively. देखो ये कंप्लीट न्यूक्लियर रिएक्टर है। इसमें क्या होता है चला कि ये ध्यान देना, यहां पर ये जो न्यूक्लियर रिएक्टर है ये कंट्रोल रॉड है। ये जो तुम देख रहे हो ना, ये कंट्रोल रॉड है। ये जो देख रहे हो ये मंदक है, ग्रेफाइट का रॉड है, ये कंट्रोल रॉड है। जैसे इसमें विखंडन होता है, विखंडन होने के बाद बहुत अधिक मात्रा में ऊष्मा निकलता है। Traditional fossil fuels like coal, यही फॉसिल फ्यूल है, यही तुम्हारा सर, ये कंप्लीट फॉसिल फ्यूल जो पहले यूज होता था। अब देखो यहां से जब विखंडन के दौरान ये जो ऊष्मा निकलती है, ये चली जाती है कंप्लीट बॉयलर में। अब बॉयलर में जाने के बाद ध्यान देना,
ये जब बॉयलर में ये उष्मा जाती है तो जाने के बाद इस पानी को गर्म करती है। इस पानी को गर्म करने के बाद ये वाष्प निकलता है और ये वाष्प जो है चला जाता है इस टरबाइन को, देखो घुमा देता है। जैसे मान लो सीटी से जो वाष्प निकलता है और वहां पर सर तुम ऐसा कुछ रख दोगे, इस पे धक्का मारेगा वो वाष्प और ऐसे करके घुमा देगा। और जनरेटर को जो तुम मशीन लेके ऐसे घुमा देते हो वो घूमने लगता है तो बिजली पैदा हो जाता है ना। तो वैसे ही वाष्प से ही घूमने लगता है और घूमने के कारण ये जनरेटर चलने लगता है, जनरेटर चलने लगता है, बिजली पैदा हो जाता है। यही तो न्यूक्लियर रिएक्टर है। लेकिन उसको नियंत्रित रखना होगा। अगर 3 का 6, 6 का 9, 9 का 12 हो गया न्यूट्रॉन का अटैक तो मामला हो जाएगा गड़बड़। इसमें देखो 2 प्रकार के रॉड हैं, एक तो कंट्रोल रॉड है नियंत्रित छड़ और एक है तुम्हारा मंदक। देखो 2 रॉड है, एक ये एक ये, तुमको दिख रहा होगा शायद। ये जो रॉड है चला, इस रॉड की अगर हम बात करें तो ये जो रॉड है तुम्हारा ये कंट्रोल रॉड है। देखो यहां से ये कंप्लीट विखंडन होता है, विखंडन के बाद ये उष्मा जाने के बाद ये पाए। देखो ये जो तुम देख रहे हो ना ये फ्यूल एलिमेंट्स यानी कि यूरेनियम का छड़ है। ये किसका छड़ है? यूरेनियम का छड़ है। और ये देखो 1 सेंटीमीटर का है और ये क्या है चला, ये देखो ये यूरेनियम 92-235 और यूरेनियम 92-238 है जिसका विखंडन होना। देखो ई मॉडरेटर का काम तुमको दिख जाएगा। देखो एकदम आराम से देखो ये विखंडन हुआ, ये विखंडन हुआ, एक बड़ा सा जो नाभिक हुआ सर, देखो ये टूटेगा, ये न्यूट्रॉन का अटैक हुआ, एकदम आराम से चला। ये देखो अब न्यूट्रॉन का अटैक होगा, अटैक हुआ। अगर ये सर ये न्यूट्रॉन है मान लेते हैं, उधर से आ रहा है तुम्हारा ये आया तुम्हारे यूरेनियम, इस पे अटैक किया, बेरियम और क्रिप्टन में टूटा, साथ में 3 न्यूट्रॉन निकला। साथ में कितना न्यूट्रॉन निकला? साथ में तुम देखो 1, 2, 3 न्यूट्रॉन निकला और ये छोटा छोटा में टूट गया। पहले बड़ा था, अब ये छोटा छोटा बेरियम और क्रिप्टन में टूटा, साथ में 3 न्यूट्रॉन निकला। अब यही न्यूट्रॉन को में से 2 को खा जाएगा नियंत्रित छड़ और 1 को मंदित करेगा मंदक। अरे अभी फोन वोन नहीं लगेगा, इसलिए नहीं लगेगा चला कि सब स्टाफ हो गया छुट्टी, गुरुजी अकेले तो हर सेवा में है, सब स्टाफ गेलो बोरा में, घर कोई नहीं है। ठीक है, अब गौर फरमाइएगा, अभी रविवार तक कोई फोन नहीं लगेगा, सोमवार से फोन लगेगा। अब देखो ये जो 3 न्यूट्रॉन है यानी 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर उष्मा निकलता है। फिर ये सर अटैक करेगा, फिर निकालेगा। अब इसको मंदित कैसे करेंगे? है इसको इसके रास्ते में सर अगर कोई आ रहा है उससे हम बार बार एगो हम टकराए, फिर मेरा भैया टकराए, फिर उसके बाद हमारे बाबूजी टकराए, तो बार बार अगर सबसे टकराते फिरेगा तो रुकेगा, गति कम हो जाएगा ऊपर। एक बार मान लो उधर से आया, हम टकराए, हम D2O, फिर हमरा हटा दिया, फिर आएगा एगो D2O, फिर ओकरा से टकराएगा, तो बार बार टकराएगा तो मंदित हो जाएगा। तो वही काम इसके साथ, ये न्यूट्रॉन जा रहा था, ये D2O का घोल है जो सर बार बार भारी जल इसको कहते हैं, देखो बार बार टकराएगा, सबसे टकराएगा, ये टकराने के बाद ही मंदित हो जाएगा। देखो ये परमाणु बम बन जाएगा। लेकिन सर इसके लिए हम लोग मंदक का उपयोग करेंगे। ये कंट्रोल रॉड देखो, जिस पर जो कंट्रोल रॉड पे सटेगा ना ये खत्म हो जाएगा, ये सब सटा, ये सब खत्म हो गया। ये कंट्रोल रॉड ये न्यूट्रॉन को अवशोषित कर लेता है, और नहीं अवशोषित करोगे ना तो ये परमाणु बम बन जाएगा। अब देखिए सर, मेनली अगर हम बात करें, सर तो यही रिएक्शन है हमारा। यहां से सर ये नाभिकीय रिएक्टर है, इसमें जो सर ऊष्मा निकलती है इसमें विखंडन के दौरान, ये ऊष्मा यहां जाती है। ये बॉयलर है, बॉयलर में सर पानी गर्म होता है, गर्म होने के बाद वाष्प निकलता है, ये वाष्प चला जाता है टरबाइन पर, और टरबाइन जो का जो शाफ्ट होता है वो जनरेटर से जुड़ा हुआ था, जनरेटर को घुमा देता है जिससे हमको बिजली मिल जाती है। ये पानी गिरता है, पानी जो है इसको चलाता है, इसमें क्या होता है वाष्प जो है इसको ऐसे घुमाता है।
अगर यही पानी से चलने वाला होगा तो इस पर पानी का फव्वारा गिरेगा, जिसके कारण ये घूमेगा, अब जनरेटर चलेगा, बिजली पैदा हो जाएगा। द नेक्स्ट, आईने में मैंने तुझको, देखो हमने तुमको क्या कहा कि ये जो यूरेनियम है, ये जो यूरेनियम है, यूरेनियम 92-235 है, इस पर एक न्यूट्रॉन से अटैक करवाया गया। करवाने के बाद ये बेरियम और क्रिप्टन में टूटा, साथ में 3 न्यूट्रॉन निकला और बहुत अधिक मात्रा में उष्मा निकला। यही उष्मा चला जाता है सर बॉयलर में, बॉयलर के पानी को गर्म करता है, वाष्प बन जाता है। वही वाष्प जो है टरबाइन के ब्लेड को घुमाता है, जिसके कारण जनरेटर घूमता है और बिजली पैदा हो जाती है। अब ये 3 न्यूट्रॉन में 2 न्यूट्रॉन को अवशोषित कर लेता है नियंत्रित क्षण, जो बोरोन और कैडमियम का क्षण होता है। और ये जो 1 न्यूट्रॉन होता है, इससे अटैक होता है फिर से, लेकिन इस 1 न्यूट्रॉन को भी मंदित कर दिया जाता है, रोका जाता है, इसकी गति को कम कर दिया जाता है, जिसके रूप में हम लोग D2O और ग्रेफाइट का उपयोग करते हैं। अगर मंदक के रूप में हम लोग D2O का उपयोग करते हैं तो इसको हम स्विमिंग पूल रिएक्टर कहते हैं, और अगर मंदक के रूप में हम लोग ग्रेफाइट का उपयोग करते हैं तो इसको हम परमाणु पाइल रिएक्टर कहते हैं। अगर मंदक के रूप में D2O का उपयोग करते हैं तो इसको हम स्विमिंग पूल रिएक्टर कहते हैं, और अगर ग्रेफाइट का उपयोग करते हैं जिसे हम परमाणु पाइल रिएक्टर कहते हैं। परमाणु पाइल रिएक्टर कहते हैं। अगर हम लोग D2O का उपयोग करते हैं स्विमिंग पूल रिएक्टर, और अगर ग्रेफाइट का उपयोग करते हैं परमाणु पाइल रिएक्टर कहते हैं। और इस पूरे रिएक्टर को ठंडा करने के लिए सोडियम और पोटेशियम के द्रवित मिश्र धातु का उपयोग करते हैं। पूरे रिएक्टर, फिर भी ये रिएक्टर बहुत गर्म हो जाता है। उतना गर्म सर कोई भी धातु का कवर आप बना के दीजिएगा, वो गल जाएगा। तो उसको ठंडा करने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं सर? सोडियम और पोटेशियम के द्रवित मिश्र धातु का उपयोग। तुमको पूछेगा बताओ कि बोरोन और कैडमियम की क्षण नियंत्रित क्षण है, यह न्यूट्रॉन को अवशोषित कर लेती है, मंदित नहीं करती। मंदक के रूप में हम लोग D2O और ग्रेफाइट का उपयोग करते हैं, जो न्यूट्रॉन को मंदित कर देता है, अवशोषित नहीं करता। अगर D2O का उपयोग होगा तो इसे स्विमिंग पूल रिएक्टर कहेंगे, अगर ग्रेफाइट का उपयोग होगा परमाणु पाइल रिएक्टर कहेंगे। और सोडियम और पोटेशियम के द्रवित मिश्र धातु का उपयोग सर हम लोग शीतलक के रूप में करते हैं, कूलिंग एजेंट के रूप में करते हैं। अब ध्यान दीजिएगा सर, आईने में मैंने तुझको, देखिए कहते खोज करता है एनरिको फर्मी, इसका निर्माण नियंत्रित क्यों नियंत्रित, चूंकि चरा नियंत्रित क्षण नाम है, नियंत्रित क्षण जो नियंत्रित कर देता है न्यूट्रॉन को अवशोषित करके, नियंत्रित नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया पर किया जाता है। भारत का सबसे बड़ा परमाणु संयंत्र कहां पर है? तारापुर परमाणु पावर स्टेशन है। प्रथम परमाणु रिएक्टर एनरिको फर्मी की देखरेख में सन 1942 ईस्वी में अमेरिका के शिकागो विश्वविद्यालय में बनाया गया था। अब पता है तुमको, नाभिकीय रिएक्टर के द्वारा अगर बिजली पैदा होने लगे तो जो बिजली तुम अभी 9 रुपए पर यूनिट खर्च करते हो, वो बिजली तुम 0.001 पैसा प्रति यूनिट में खर्च करोगे, यानी पूरे साल का बिजली बिल 5% आएगा। लेकिन हम लोग कर नहीं सकते। तुम कहोगे क्या है? जापान कर रहा है, इसीलिए वो इतना तेजी से आगे बढ़ रहा है, क्योंकि वो समुद्र के किनारे है। उसका अगर रिएक्टर फटता है ना तो खट से समुद्र में फेंक देता है। लेकिन अगर अपने यहां रिएक्टर फटेगा ना, सबकी फाड़ देगा, क्योंकि हमारे पास समुद्र है नहीं। कहां फेंकेंगे? गंगा में। बर्दाश्त कर पाएगी गंगा? मामला गड़बड़ हो जाएगा। 1 करोड़ डिग्री सेंटीग्रेड यही है, गंगा के सब पानी सुखा देगा। लेकिन गंगा मेरी माँ है, वो अलग बात है। लेकिन परमाणु बम गिरेगा तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, ये भी अलग बात है। कहने का मतलब ये है सर, झारखंड के रांची में मिल रहा है सर, बायो आपसे पढ़ना है। तुष्ट बायो पढ़ा रहे हैं सर, अच्छा पढ़ा रहे हैं, आप लोग पढ़िए। कहते हैं खोजकर्ता एनरिको फर्मी चचा थे। पहला परमाणु रिएक्टर 1942 ईस्वी में एनरिको फर्मी ने बनाया, अमेरिका के शिकागो में। नाभिकीय रिएक्टर में क्या होता है? जो नाभिकीय ऊर्जा होती है उसको उष्मा में जनरेट कर दिया था। वही उष्मा सर बॉयलर में जाता है, पानी को गर्म करता है, वाष्प बना के टरबाइन चलाता है, जिससे बिजली पैदा होती है। तो नाभिकीय उष्मा को उष्मा ऊर्जा में कन्वर्ट कर दिया जाता है। ठीक है, पढ़िएगा।
नियंत्रित है कि अनियंत्रित है? कहेंगे नियंत्रित नाभिकीय विखंडन है। संयुक्त भारत का पहला सबसे बड़ा परमाणु संयंत्र तारापुर परमाणु पावर स्टेशन। प्रथम परमाणु रिएक्टर एनरिको फर्मी 1942 अमेरिका के शिकागो। नाभिकीय रिएक्टर में नाभिकीय ऊर्जा को किसमें बदल देता है? ऊष्मा ऊर्जा में बदलकर विद्युत ऊर्जा प्राप्त की जाती है, यानी विद्युत पैदा किया जाता है। भारत के कुछ परमाणु रिएक्टर ही आप याद रखिए। भारत के तारापुर में, महाराष्ट्र के तारापुर में सबसे बड़ा परमाणु संयंत्र, कर्नाटक में कैगा में है, उत्तर प्रदेश के नरोरा में है, गुजरात के काकरापारा में है, राजस्थान के कोटा तथा रावत भाटा में है, तमिलनाडु के कलपक्कम में है, तमिलनाडु के कुंडनकुलम में है, और सर ट्रॉम्बे महाराष्ट्र में अवेलेबल है। परमाणु रिएक्टर में भाग लेने वाले कारक। अब सर ये कोर मतलब वही सर ईंधन जो यूरेनियम का बना होता है। कहता परमाणु का कोर यूरेनियम का बना होता है। मंदक या विमंदक किसका उपयोग करते हैं सर? भारी जल D2O और ग्रेफाइट आदि मंदक का कार्य करते हैं। मंदक का मुख्य कार्य है न्यूट्रॉन को अवशोषित नहीं, अवशोषित भी कहीं कहीं देता है सर, लेकिन आप लिखेंगे मंदित करना होता है। अवशोषित भी ठीक है, थोड़ा बहुत ही अवशोषित भी करता है, लेकिन मेनली काम है मंदित करना। सबसे अच्छा मंदक भारी जल है D2O, जिसको हम गुरु जल भी कहते हैं। आपको अवशोषित और मंदित में नहीं फंसाएगा, टेंशन नहीं लेना है। सबसे अच्छा मंदक भारी जल है D2O, यानी गुरु जल होता है। जब मंदक के रूप में भारी जल का उपयोग यानी D2O का उपयोग किया जाता है, तो इसको हम MLS स्विमिंग पूल रिएक्टर कहते हैं। कहीं के पर पोल भी रहता है, कहीं के पर पुल भी रहता है, भी कहा जाता है। और जब मंदक के रूप में ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है तो इसे पाइल रिएक्टर भी कहा जाता है। अगर सर D2O का उपयोग होगा तो स्विमिंग पूल रिएक्टर या स्विमिंग पॉल रिएक्टर कहते हैं, और अगर ग्रेफाइट का उपयोग होगा तो इसे परमाणु पाइल रिएक्टर कहते हैं। कहता है बोरोन तथा कैडमियम की छड़ नियंत्रित छड़ कहलाती है। यह न्यूट्रॉन, यहां सर कर लीजिए न्यूट्रॉन N, यह न्यूट्रॉन की गति को कम कर देता है या अवशोषित कर लेता है, दोनों एक के बात है। अब ध्यान दीजिएगा सर, जर्कोनियम का नाम सुने हो, जैसे सुना होगा कि अमलगम में पारे का होना अनिवार्य है, वैसे ही सर परमाणु रिएक्टर में जर्कोनियम का होना अनिवार्य है। किसका होना अनिवार्य है? जर्कोनियम का होना अनिवार्य है, क्योंकि यह न्यूट्रॉन को अवशोषित करता है। आपको कहेगा बताओ परमाणु रिएक्टर में किसका होना अनिवार्य है? परमाणु रिएक्टर में किसका होना अनिवार्य है? कहेंगे जर्कोनियम का होना अनिवार्य है, क्योंकि वह न्यूट्रॉन को अवशोषित करता है। कहता जर्कोनियम एक ऐसा धातु है जो ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन दोनों में जलते हैं एवं इसमें न्यूट्रॉन को अवशोषित करने का गुण पाया जाता है। अतः किसी भी नाभिकीय रिएक्टर में जर्कोनियम आवश्यक रूप से प्रयोग में लाया जाता है, क्योंकि यह न्यूट्रॉन को अवशोषित करना है। मेनली न्यूट्रॉन को अवशोषित अगर नहीं करोगे तो यह अनियंत्रित हो जाएगा, और यही परमाणु रिएक्टर परमाणु बम का रूप ले लेगा। इसलिए न्यूट्रॉन को अवशोषित करना जरूरी होता है। तो कहेगा नाभिकीय रिएक्टर में किसका होना अनिवार्य है? कहेंगे जर्कोनियम का होना अनिवार्य है, क्योंकि वह न्यूट्रॉन को अवशोषित करता है। अब सीतक की अगर हम बात करें, सीतक के रूप में हम बोले थे द्रवित सोडियम और पोटेशियम का मिश्र धातु जो ठंडा करता है। सोडियम तथा पोटेशियम के द्रवित मिश्र धातु सीतक का कार्य करते हैं। अच्छे सीतक का काम है केवल ठंडा करना, न्यूट्रॉन फिट्रॉन को अवशोषित नहीं करता है। जगह जो काम है वही नहीं करेगा। बिजली मिस्त्री का काम है लोहार कर देगा, और लोहार का काम बिजली मिस्त्री कर देगा, एकदम नहीं करेगा। तो अच्छे सीतक का काम है केवल ठंडा करना, अवशोषित नहीं करता है। कहता अच्छे सीतक न्यूट्रॉन को अवशोषित करने की क्षमता कम होनी चाहिए, केवल और केवल ठंडा करने की क्षमता होनी चाहिए। अब देखो, कहता कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हैं, ये तो हम अलग से बात कर लेंगे। एक बार हम फिर से सर इसको पढ़ते हैं, गौर फरमाइएगा। हमने कहा कि एक होता है नाभिकीय संलयन। संलयन का मतलब सर दो छोटा छोटा जुटेगा। विखंडन का मतलब एक भारी टूटेगा। संलयन में बहुत अधिक मात्रा में ऊष्मा जनरेट होती है, 1000 गुना ज्यादा ऊष्मा जनरेट होता है संलयन में। कितना गुना ज्यादा? 1000 गुना ज्यादा ऊष्मा जनरेट होता है किसमें? संलयन में।
सूर्य, तारा और हाइड्रोजन बम, ये नाभिकीय संलयन है। परमाणु बम और नाभिकीय रिएक्टर नाभिकीय विखंडन है। बम जितना है वो अनियंत्रित नाभिकीय संलयन या विखंडन है, बाद बाकी जो है वो नियंत्रित है। उसके बाद अगर हम आते हैं, चला पहला परमाणु बम की खोज सर, पहला परमाणु परीक्षण जो है भारत के पोखरण में हुआ था, राजस्थान के जैसलमेर जिले में 18 मई 1974 को भारत ने किया था। लेकिन सर 1945 में 6 अगस्त 1945 और 9 अगस्त 1945 में अमेरिका ने परमाणु बम गिरा भी दिया था जापान पर, हिरोशिमा और नागासाकी पर, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान। पहला का नाम लिटिल बॉय था, दूसरा का नाम फैट मैन था। 1974 में जो भारत ने बनाया उसका नाम स्माइलिंग बुद्धा था, हंसता हुआ बुद्धा, जो 18 मई 1974 को बनाया गया भारत के द्वारा। जबकि 45 में सर पहला परमाणु परीक्षण अमेरिका ने कर लिया था। पहला परमाणु बम जो गिराया गया था 6 अगस्त 1945 हिरोशिमा लिटिल बॉय, दूसरा 9 अगस्त 1945 नागासाकी फैट मैन। अगर हम हाइड्रोजन बम की बात करें सर तो 1000 गुना अधिक ऊष्मा होता है इसमें परमाणु बम की तुलना में। हिरोशिमा पर जो गिराया गया उसमें यूरेनियम था और नागासाकी में जो गिराया गया वो प्लूटोनियम था सर। अब सर अगर हम नाभिकीय न्यूक्लियर रिएक्टर की बात करें तो पहला परमाणु रिएक्टर 1942 में एनरिको फर्मी ने विद्युत पैदा करता है। ये नियंत्रित है कि अनियंत्रित है तो कहेंगे नियंत्रित है। इसमें क्या होता है, यूरेनियम पर 1 न्यूट्रॉन से बम्बार्डमेंट कराते हैं, बेरियम और क्रिप्टन में टूटता है, साथ में 3 न्यूट्रॉन और उष्मा निकलता है। ये 3 न्यूट्रॉन में 2 न्यूट्रॉन को अवशोषित कर लेता है नियंत्रित क्षण, और नियंत्रित क्षण अवशोषित करता है। नियंत्रित क्षण के रूप में किसका किसका उपयोग करते हैं, बोरोन और कैडमियम की क्षण। 1 न्यूट्रॉन को बम्बार्ड करवाते हैं फिर से, लेकिन इसको मंदित करने के लिए हम लोग सर D2 और ग्रेफाइट का उपयोग करते हैं। मंदक का काम है सर रोकना या अवशोषित करना, दोनों कर सकते हैं, कोई खास फर्क नहीं पड़ता। फिर से हम सर बता देते हैं, ये यूरेनियम है, इससे बेरियम और क्रिप्टन टूटता है, साथ में 3 न्यूट्रॉन प्लस उष्मा। 2 न्यूट्रॉन को अवशोषित करते हैं नियंत्रित क्षण बोरोन और कैडमियम के द्वारा। 1 न्यूट्रॉन से सर अटैक होता है, उससे पहले उसको मंदक से होकर गुजरना होता है, रोकता है वो, जिसके रूप में D2 और ग्रेफाइट। D2O बोले तो स्विमिंग पूल रिएक्टर, और ग्रेफाइट का उपयोग अगर करेंगे मंदक के रूप में तो वैसे रिएक्टरों को परमाणु पाइल रिएक्टर कहते हैं। और सबसे ज्यादा हम लोग D2O का उपयोग करते हैं, भारी जल का उपयोग करते हैं। भारी जल को ही हम गुरु जल भी कहते हैं। भारी जल को हम कौन जल कहते हैं, गुरु जल भी कहते हैं। भारी जल को गुरु जल भी कहते हैं। भारी जल को कौन जल कहते हैं, गुरु जल भी कहते हैं। ठीक है। नाभिकीय संलयन में अधिक ऊष्मा की नाभिकीय विखंडन में, तो कहेंगे संलयन में। कितना गुना अधिक, 1000 गुना अधिक। कितना गुना अधिक, 1000 गुना अधिक नाभिकीय संलयन में ऊष्मा जनरेट होता है। आज की कार्रवाई को यहीं पर रोकते हैं सर। अगले दिन हम लोग इस चैप्टर को खत्म करेंगे। अर्थमेटिक का बैच भी सर ये छठ वट को लेकर के 1-2 दिन डिस्टर्ब हुआ है, अगले दिन से सर एकदम रेगुलरली चलेगा। मंडे टू फ्राइडे उसका शेड्यूल है, मंडे टू फ्राइडे नहीं करके उसको मंडे टू सैटरडे कर देंगे और रेगुलरली चलेगा सर। ठेकुआ खाने आइए, विनम्र निवेदन है। हाँ सर क्यों नहीं, लेकिन उससे पहले सर आपके जीवन में जो रसगुल्ला रूपी नौकरी है रेलवे की, वो घोलने की कोशिश कर रहे हैं। और ये 3 दिन में हम बैठने वाले नहीं हैं, बहुत सारा काम करने वाले हैं। और बहुत सारे बच्चे सर बिहार पुलिस के लिए भी बात कर रहे थे। बिहार पुलिस का सिलेबस ही बड़ी उल्टा पुल्टा है। चला हम बिहार पुलिस का सिलेबस जब देखते हैं, टीचर भले ही कोई कोचिंग या कुछ भी अलग अलग तरीके से पढ़ा दे, लेकिन हमको ऐसा लगता है बिहार पुलिस में 11 गो सब्जेक्ट है। चला जिन लोगों को भी बिहार पुलिस और 11 सब्जेक्ट ऐसा है ना, कुछ सब्जेक्ट बच्चा पढ़ा नहीं है, कुछ सब्जेक्ट पढ़ा है, कुछ का सिलेबस कुछ और है, पूरा मैथ पढ़ा रहा है कोचिंग वाला, जबकि सिलेबस कुछ और है। चारों सीटिंग जो लास्ट का हुआ है, फिजिक्स में भी कुछ जो टॉपिक पढ़ना है उसको नहीं पढ़ के पूरा पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री में भी जो पढ़ना है वो नहीं पढ़ के पूरा पढ़ रहे हैं। कहां पर जोर देना है कहां पर नहीं देना है, उसके हिसाब से हम सर बिहार पुलिस का बैच के बारे में सोचे हैं। टोटल 11 सब्जेक्ट है, और 11 सब्जेक्ट में सारा सब्जेक्ट है जितना है धरती पर अवेलेबल सब, और उतना पढ़ेगा तभी सर मामला होगा। और बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है बिहार के बच्चों के लिए। 8014 यानी 8415 सीट है, बहुत ज्यादा सीट है। तो अगर आप लोग कहिएगा सर तो हम इसका एक मिनिमम फी में जिन लोगों को जरूरत होगा, आप लोग को या आप लोग के कलीग को,
तो सर हम एक इसका मिनिमम से मिनिमम फी में मात्र 11 सब्जेक्ट है, पर सब्जेक्ट मात्र 50 रुपया लेकर के हम सर इसका क्लास स्टार्ट कर देंगे। 11 सब्जेक्ट का उसके हिसाब से 550 रुपया होता है, लेकिन सारा सब्जेक्ट हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, हिंदी, इंग्लिश, बिहार जी के टोटल का बैच सर मात्र और मात्र 499 में हम सोच रहे हैं कि दे दें, ताकि बच्चों को, जो बिहार के बच्चे हैं, उनको इसका ज्यादा से ज्यादा लाभ मिल सके। तो बहुत जल्द सर हम ये बैच आप लोगों के लिए लेकर आएंगे। 11 सब्जेक्ट, जिसमें 2 सब्जेक्ट हम पढ़ाएंगे। मैथ के जो फैकल्टीज हैं, जो मैथ का प्योर सिलेबस जो बिहार पुलिस का है उसके हिसाब से बात करेंगे। जितना क्लास होगा, किसी का कम क्लास होना है, किसी का ज्यादा क्लास होना है, एक शेड्यूल वे में सर उसका हम बैच देंगे ओनली 499 में, बहुत जल्द। और आप सबों को सर हैप्पी छठ पूजा। छठ पूजा आपको और आपके पूरे परिवार को एसके झा की तरफ से हैप्पी छठ पूजा। पापा मम्मी को सर मेरा प्रणाम कहिएगा, और छठ पूजा का ठेकुआ मेरे तरफ से आप खाइएगा सर, और एक ठेकुआ मम्मी से ज़्यादा मांग लीजिएगा मेरे लिए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं सर हम लोग ब्रेक के बाद। लगभग सारे जगहों पर सर बुक मिल रहा है, लगभग सर धनबाद वगैरह सब जगह मिल रहा है सर, आप खोजें सर आपको मिल जाएगा। आजमगढ़ में सब जगह सभी ये क्या बोलते हैं उसको, यूपी में सर अगले 2-3 दिन में सब जगह बुक अवेलेबल होगा सर। जब तक छठ होगा तब तक सब जगह बुक पहुंच जाएगा सर। लखीसराय में भी सर बुक मिल रहा है। ITI ट्रेड का भी सर बहुत जल्द बैच देंगे, लेकिन सर सिलेबस को हम अपडेट कर रहे हैं सर, मटेरियल को अपडेट कर रहे हैं, उसी में लगे हुए हैं, इसलिए बैच नहीं दे रहे हैं। अब आज के बाद जो आपका क्लास होना है सर, वो मंडे से होना है। मंडे से आपका सभी क्लास होगा। कल चूंकि छठ है, परसों भी छठ है, कोई नहीं माना, सब भाग गया जितना स्टाफ था। गुरुजी हैं, एगो और चलवा है। संडे को, शनि जो है छठ है, रविवार को सर संडे है, तो मंडे से हम लोग अपनी क्लास शुरू करेंगे। हैप्पी छठ पूजा टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू वेरी मच। आज के बाद सर क्लास मंडे से होगा। थैंक यू वेरी मच। हैप्पी छठ पूजा सर। थैंक यू वेरी मच।